नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। फूल गोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। फिलहाल जिन किसानों ने अगेती फूल गोभी की फसल लगाई है वो बढ़वार की अवस्था में है और मध्यम फूल गोभी की रोपाई हो रही है, लेकिन इस समय वातावरण में अधिक नमी होने के चलते इस फसल पर कई रोग पनपने लगते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए समय से रोकथाम के उपाय करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता से। गोभी में जो है प्रायः बहुत तरह की बीमारियां लगती है। कुछ प्रारंभिक अवस्था में लगती है, कुछ बाद की अवस्था में लगती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो रोग लगते हैं उसमें मुख्यतः जो है आपका डैम्पिंग ऑफ करके बीमारी लगती है। इसमें जो है मुख्यतः इसका कारण है कि उस समय पौधे में बहुत ज़्यादा नमी और साथ साथ तापमान रहते हैं। तो इसका मुख्य वजह है कि पौधे में जो उनके पास पौधे का जो विकास करने में बहुत ज़्यादा अगर नमी की मात्रा हो जाती है तो उस समय ये बीमारियां काफ़ी तेज़ी से लगती है। इसमें क्या होता है कि पौधे जो है जर्मिनेशन के 1 सप्ताह के बाद से पत्तियां पीली होकर मरने लगती है। तो ये दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये पत्ती पीली होकर मरने लगती है। तो इसका मुख्य वजह है अधिक नमी का होना और जो हमारे सॉइल में जो उसके जो स्पोर्स हैं उसके कारण ये बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके निदान के लिए सबसे पहले हमको बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बेंडाजिम जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा एक कार्बोक्जिन दवा आती है जिसको वीटावैक्स पावर के नाम से जानते हैं। इसका हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित कर लेते हैं और उपचारित जो है करीब कम से कम 12 घंटे पहले करना चाहिए। दूसरा कुछ रोग जो है इसके पत्तियों पर आते हैं, जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट वगैरह आते हैं और डाउनी मिल्ड्यू आते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू आते हैं। तो ये सब रोगें जो है पत्तियों पर आती है। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। और एक रोग लगती है जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, उसमें जो है पत्तियों पर पाउडर के जैसे आकार के धब्बे छोटे छोटे बन जाते हैं, उजले उजले धब्बे बन जाते हैं। उसको हम पाउडरी रोग बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बोलते हैं। इसके निदान के लिए जो है हमको बहुत सी अच्छी दवा है जो सल्फर युक्त होती है। उसका हम सल्फर युक्त कोई भी ले सकते हैं। उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको स्प्रे कर देना है। जैसे ही रोग दिखाई पड़े तो एक स्प्रे कर देना है, दूसरा जो है 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे कर देने से इसका जो है रोकथाम हो जाता है। तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा बावस्टीन 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ जो है बैक्टीरिया जनित भी होते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट भी आती है। तो इसके रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है। उसका जो है 2 ग्राम जो है 2.5 ग्राम 10 लीटर पानी में लेके स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। और नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है दवा आती है, उसकी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने से इसके रोग के प्रकोप को हम इसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रोग जो है हमारे इसमें लगते हैं। इसमें सावधानी बहुत तरह से रखनी पड़ती है। रोगों की रोकथाम के उपाय नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं।
तो समेकित रोग प्रबंधन करना पड़ता है। तो समेकित रोग प्रबंधन में बहुत सारी प्रक्रियाओं को समावेश किया जाता है। सबसे पहले जो है उसमें जो बीज का जो चुनाव है वो सही करना चाहिए, स्वस्थ बीज का चुनाव करना चाहिए और अच्छे जगह से ही उस बीज को लेना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे खेतों में बार बार एक ही फसल लेते हैं तो बहुत सारे उसके स्पोर्स की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसमें जो है मृदा जनित रोग बढ़ते रहती है। तो वैसी परिस्थिति में जो है हमको खेतों में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद जितनी मात्रा में हो, 2 टन 3 टन, और उसमें 10 केजी में करीब करीब आप 100 ग्राम के आसपास ट्राइकोडर्मा मिक्स करके आप उसको गोबर में पहले मिला लें, और जब उसमें ग्रोथ उसकी अच्छी हो जाए उसके 3-4 दिन के बाद उसको फिर हम खेतों में डाल दें और उसके बाद खेतों की पूरी तरह से जुताई कर दें। तीसरी बात है कि इसको सही समय पे इसको लगाना चाहिए। अगर पहले भी लगाते हैं उससे भी समस्या आती है और बाद में भी लगाने से उसकी समस्या आती है। तो जो भी उसकी निर्धारित समय है उसको लगाना है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कैश कॉर्प के नाम से मशहूर अश्वगंधा की खेती से किसान मोटी कमाई कर सकते हैं। अगर आप भी इस औषधीय पौधे की खेती करने की योजना बना रहे हैं तो इसकी बुआई के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। वैसे तो कृषि वैज्ञानिक इसकी बुआई के लिए अगस्त के महीने को ज्यादा सही मानते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में जब सितंबर और अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाती है तब किसान इसकी बुआई करते हैं। तो चलिए अश्वगंधा की खेती के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। औषधीय पौधे अश्वगंधा की, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वगंधा जो एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसको आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। जब कभी भी हम कोई भी दवा लेने जाते हैं तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो हमेशा आपको इसका अश्वगंधा का चूर्ण ज़रूर देता है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मेनली जो आपका उपयोग है और इसका इम्पोर्टेंस है वो आपके त्वचा के घाव भरने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। और इसका मुख्य रूप से जो है आपका जड़ है वो इसका कॉमर्शियल पार्ट है जिसको हम काम में लेते हैं। जड़ का पाउडर ही इसके मुख्यतः काम में लिया जाता है। वैसे तो इसके पत्ते और बीज भी काम में लेते हैं, परंतु मुख्यतः इसका उपयोग जो है जड़ उपयोगी पार्ट है जिसको काम में लेते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय पौधा है। सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध अश्वगंधा ही है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो तनाव और चिंता को दूर करने में अश्वगंधा को सबसे फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के कई तरह के इस्तेमाल के कारण इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। अश्वगंधा की खेती कर किसान धान, गेहूं और मक्का की खेती के मुकाबले 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो दोमट मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी इसके लिए मानी जाती है। तो खेती करने के लिए सबसे पहले हमको खेत की जुताई कर लेनी है, जैसे नॉर्मल खेती की जुताई करते हैं 2 से 3 जुताई करने के बाद, क्योंकि इसकी टिल्थिंग अच्छा मतलब पोलराइज करना ज़रूरी है। सोइल जितना हल्का होगा उसमें उसकी जड़ें ज़्यादा चलेंगी और जितनी जड़ ज़्यादा होगी उतना आपका मुनाफा और उसका वजन ज़्यादा होगा। इसलिए इसमें आपको हमेशा ध्यान रखें कि जैविक खेती, यानी कि हम डायरेक्ट इसको जड़ को काम में लेते हैं, इसलिए कोशिश करें कि हम इसका ऑर्गेनिक खेती ही करें, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या FIM का ही उपयोग करें खेत में देने के लिए। बीज के द्वारा इसमें सीड सोइंग कर सकते हैं। तो पौधे लगाने की इसमें 2 विधि हैं। एक तो आप बीज के द्वारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव करके खेती कर सकते हैं। दूसरा आप इसका पौध तैयार करके, नर्सरी में पौध तैयार करके इसकी खेती कर सकते हैं। तो जब हम पौध तैयार करते हैं तो आप इसको पौध जब खेत में लगाने से 20 से 30 दिन पहले हम इसकी पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के लिए हम इसको रेज बेड बना लेते हैं, ऊंची बेड बना लेते हैं और उस पर बीज जो अपना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसमें तैयार कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करते हैं। इसके बाद खेत में उठी हुई क्यारियां बना लेते हैं। इसके बाद बीज को कतार बनाकर बुआई करें। वहीं बुआई के लगभग 15 दिनों बाद अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं।
जब हम बीज डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा 10 से 12 केजी की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु जब हम सीडलिंग से तैयार करते हैं तो 3 से 4 केजी से हम इसमें पौध तैयार करके 1 हेक्टर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर लेंगे और उसको खेत में शिफ्ट कर देंगे। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो है आप वेराइटीज जो हैं प्रभेद लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जवाहर 20 जो जबलपुर से निकली हुई वेराइटी है उसका उपयोग कर सकते हैं। एक आपका चेतक है, चेतक और प्रताप वेराइटी है जो उदयपुर से निकली हुई वेराइटी है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई वेराइटी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके प्रभेद इसमें काम में ले सकते हैं। तो आप जब डायरेक्ट खेत करते हैं तो खेत की जुताई तैयार करने के बाद आप इसको बारिश जब ख़त्म होती है, लास्ट बारिश शावर होता है उसके बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद आप इसको अगस्त सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो खेत तैयार करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यानी छिड़काव करके आप 10 से 12 केजी सीड को 1 हेक्टर में करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पौध तैयार करते हैं जो सीडलिंग आपकी नर्सरी में पहले से तैयार की हुई है उसको आप लाइन से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पौधे इसमें तैयार कर सकते हैं। अश्वगंधा की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करें ताकि जड़ों की अच्छी बढ़त हो सके। इसके लिए बिजाई के 25 से 30 दिन बाद खुरपे से तथा 45 से 50 दिन बाद कसौले से गुड़ाई करें। और पानी इसमें 1 से 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु अब ध्यान रखना है जब भी पानी दें, जब इसका अप्रैल जैसे आपने अगस्त सितंबर में लगाया तो इसकी खुदाई जो है आपका अप्रैल में होगा। तो अप्रैल में खुदाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि खुदाई से पहले 1 महीने पहले इसमें पानी देना कम कर दें, पानी देना बंद कर दें, पानी नहीं दें। क्योंकि पानी देंगे क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स जो होते हैं तो वो आपको कंसनट्रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में उसमें एल्कोलाइड्स मिलेंगे, इस वजह से उसमें 1 महीने पहले उसमें पानी बंद कर देते हैं। उसके बाद इसकी खुदाई करते हैं, जड़ों को निकालते हैं। जड़ों को निकालने के बाद उसको कट करके जो मिट्टी वगैरह उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जड़ों को हम कटिंग कर लेते हैं, पीसेज में कर लेते हैं, 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़े कर लेते हैं और फिर उसका ग्रेडिंग करते हैं। जो साइज में और मोटाई में जो जड़ है उसको अलग कर लेते हैं। ऐसे करके ABCD ग्रेड करके हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। भारत में अंडे साल भर खाए जाते हैं और इसकी मांग साल भर बनी रहती है, इसलिए लेयर मुर्गी पालन काफी लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। अगर इस व्यवसाय को सही जानकारी और सही तकनीकों के साथ किया जाए तो इससे किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वैरायटीज का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें 1 दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए
करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है, और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें, और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए, और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर जो मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए, तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को, जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं, उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही जरूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है, वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है, उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियां अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार, बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार है, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है, तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें, और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें, और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है, और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है। कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतः परजीवी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है, कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए। और टीकाकरण ये भी बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मजुई, जिला कैमूर के कृषक राम कुमार ने। ये गाय की जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं।
तो राम कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं तो ये गाय अमूमन 40 से 60 हजार रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि जर्सी गाय की दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा देता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।